देखिए 17 तारीख को ही 17 मई 2020 केमिस्ट्री क्लास 5 17 तारीख को ही क्लास 5 चल रहा है, क्योंकि किसी कारण से क्लास 4 कुछ समय के लिए ही हो पाया था, असुविधा हो गया था बीच में, इसलिए कम समय में कट गया था। तो 17 तारीख को ही क्लास 5 चल रहा है। तो देखिए आगे है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, मतलब कि दहन की क्रिया होने के लिए क्या क्या शर्त चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा गया है दहन के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक है। दहन की क्रिया के लिए नीचे लिखा गया 3 शर्त चाहिए। देखिए नीचे लिखा गया है क्या क्या शर्त चाहिए। पहला में है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहनशील पदार्थ क्या होता है सर? तो सुनिए दहनशील पदार्थ क्या होता है। जैसे कि सूखा गोबर, सूखा लकड़ी, सूखा कागज और भी जितने सारे पदार्थ हैं जो आराम से आसानी पूर्वक जलते हैं, उसको हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। ऐसे दहनशील पदार्थ की आपको परिभाषा भी लिखवा दिए हैं। तो सबसे पहला काम है दहनशील पदार्थ होना चाहिए दहन की क्रिया के लिए। जैसे कि देखिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति के एग्जाम्पल यहाँ लकड़ी दिया गया है, मतलब दहनशील पदार्थ की उपस्थिति उसका एग्जाम्पल है लकड़ी, मतलब कि लकड़ी जैसा कुछ पदार्थ होना चाहिए जो आसानी पूर्वक जल जाए। दूसरा क्या काम होना चाहिए? दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति दूसरा शर्त है। जैसे कि आप सोच रहे हैं सर लकड़ी एक ले लिया, ये तो ज्वलनशील पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है, पहला शर्त को हमने मान लिया सर, तो क्या वह जलने लगेगा? नहीं, लकड़ी काफ़ी जलने के लिए नहीं है। ज्वलनशील पदार्थ तो चाहिए ही, जैसे लकड़ी तो चाहिए ही, साथ ही साथ दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। जैसे कि वहाँ हवा जरूर रहना चाहिए। आप सोच रहे हैं सर ये लकड़ी ले लिया, मान लीजिए लकड़ी है सर, लकड़ी ले लिया तो क्या है जल जाएगा? नहीं, लकड़ी चाहिए, लकड़ी के अगल बगल हवा चाहिए। ये 2 काम आपको चाहिए। और तीसरा क्या है? ज्वलन ताप की प्राप्ति। तीसरा काम है कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, तब यह दहन की क्रिया कर सकता है। तो देखिए ठीक से समझिए, 3 काम चाहिए: दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये तीनों के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति मतलब लकड़ी पदार्थ होना चाहिए, लकड़ी की तरह कुछ, लकड़ी, गोबर, सूखा कागज, कुछ भी यहाँ हो सकता है। हवा दूसरा नंबर पे है कि हवा वहाँ होना चाहिए, अगल बगल हवा नहीं रहेगा तो भी दहन की क्रिया नहीं होगा। तीसरा ताप, अगर वहाँ पे ढेर गर्मी नहीं रहेगा, उतना गर्मी इसको चाहिए जितना पर कि वह पदार्थ जल सके। तो अगर गर्मी नहीं रहेगा तो भी दहन की क्रिया नहीं हो सकती। मतलब 3 शर्त में से तीनों शर्त होना चाहिए, तब दहन की क्रिया होगा। नहीं तो तीनों में से एक भी शर्त नहीं हुआ, 2 शर्त हुआ, तीसरा शर्त नहीं हुआ, तो दहन की क्रिया वहाँ नहीं हो सकता। तो ये तीनों शर्त चाहिए तब दहन की क्रिया होगा। अरे बात समझ में? ये तीनों आप याद कर लेंगे, ये तीनों शर्त चाहिए। वीडियो को पॉज करेंगे, इतना देखिए। देखिए आगे है कि ज्वलन ताप किससे कहेंगे। तो यहाँ परिभाषा दिया गया है ज्वलन ताप की कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ये तो लिखने के लिए हो गया, याद करने के लिए हो गया, मार्क्स लाने के लिए हो गया एग्जाम में, लेकिन आपको देखिए समझना इस प्रकार से है। किसको कहेंगे सर ज्वलन ताप? जैसे कोई बोलेगा है सर मार्कर है, इस मार्कर का ज्वलन ताप क्या है? अब देखिए मार्कर का ज्वलन ताप क्या है चेक करने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आग जल रहा है, मान लीजिए आग जल रहा है, इसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ आग जल रहा है, यहाँ ताप 21 डिग्री सेल्सियस है। एक स्थान पे और आग जल रहा है, वहाँ तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ और तेजी से आग जल रहा है, जिसके कारण यहाँ तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। अब मार्कर को हम सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आग पर रखते हैं। अब 20 डिग्री सेल्सियस आग के ऊपर रखते हैं और यह नहीं जलता है, तो हम क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ेंगे,
फिर 21 डिग्री सेल्सियस ताप वाले आग के ऊपर रखेंगे, फिर भी नहीं जल रहा है मार्कर जलना प्रारंभ नहीं किया, लहरना प्रारंभ नहीं किया। अगर यहाँ पे हम लेके चल जाते हैं और यहाँ देखिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान, और यहाँ पे ले जाते ही अगर मार्कर जलना शुरू कर दे, फिर से सुनिए, इस तापमान पे मार्कर नहीं जल रहा था, 21 डिग्री तापमान पे मार्कर नहीं जल रहा था, 22 डिग्री तापमान पे मार्कर जलने लगा। अब यदि आप 23 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ले जाएंगे तो भी मार्कर जलेगा, क्योंकि मार्कर को तो 22 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए जलने के लिए, और आगे ले जाएंगे तो 23 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो और तेज़ी से जलेगा ना। अगर आगे और भी 24 डिग्री सेल्सियस वाला आग ले जाएं आग के पास इस मार्कर को, तो मार्कर और तेज़ी से जलेगा। तो देखिए आप सीधा समझिए, यहाँ एक 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे नहीं जल रहा था, 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पे नहीं जल रहा था, लेकिन हाँ 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ले जाते ही जलना प्रारंभ हो गया। 23 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी आप ले जाएंगे तो जलना प्रारंभ हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ले जाएंगे तो जलना प्रारंभ हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी आप ले जाएंगे तो वहाँ भी मार्कर जलना प्रारंभ कर देगा। अब देखिए ज्वलन ताप किसको कहते हैं, आप सोचिए कि जलने के लिए तो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी मार्कर जलना शुरू कर दिया, 23 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी मार्कर जलना शुरू कर दिया, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी मार्कर जलना शुरू कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी मार्कर जलना शुरू कर दिया। इस 22 पर भी, 23 पर भी, 24 पर भी, 25 पर भी, इन सभी डिग्री सेल्सियस पे मार्कर जलना शुरू कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि 22, 23, 24, 25 जिन पे वह जलना शुरू किया उसमें सबसे छोटा कौन है, तो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा वाला तापमान ही आपको चुन लेना है। तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ मार्कर का ज्वलन ताप हो गया, क्योंकि जल तो 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर भी रहा था, लेकिन चारों डिग्री सेल्सियस पे जल रहा था, लेकिन सबसे छोटा वाला हमको देखना था कि सबसे छोटा मान कौन है जिसपे मार्कर जलना प्रारंभ कर दिया। तो 22 डिग्री सेल्सियस सबसे कम न्यूनतम तापमान है जिसपे मार्कर जलना प्रारंभ कर दिया। तो 22 डिग्री सेल्सियस मार्कर का ज्वलन ताप हो सकता है यहाँ पे, अगर इस प्रकार से घटना घटेगा तो ये समझने के लिए आपको बता दें कि 20 डिग्री सेल्सियस इसका ज्वलन ताप नहीं है, क्योंकि जल ही नहीं रहा है यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस भी ज्वलन ताप नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नहीं जल रहा था। और देखिए 22 डिग्री सेल्सियस यही सबसे छोटा तापमान है जहाँ पे जलना शुरू कर दिया था। अरे जलने के लिए तो 23 डिग्री पर भी जल रहा है ना, लेकिन वह तापमान 22 से बड़ा है। 24 डिग्री सेल्सियस पे भी जलेगा, लेकिन वो इनसे और बड़ा है। तो सबसे छोटा में 22 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है जिस पे मार्कर जलना प्रारंभ करता है, अर्थात मार्कर के ज्वलन ताप 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार से हर एक वस्तु को हम लोग को समझना है, किस वस्तु का ज्वलन ताप कितना है। या कोई बोल दे कि देखिए कागज है, उसका ज्वलन ताप 15 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि 15 डिग्री सेल्सियस पे कागज जलने लगता है। 15 से पार कीजिएगा 16 डिग्री सेल्सियस तब भी कागज जलेगा, और पार कीजिए 17 डिग्री सेल्सियस तो भी कागज जलेगा। लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस ज्वलन ताप करने का मतलब कि 15 से नीचे आइएगा तो वह पदार्थ जलने वाला नहीं है। उससे ऊपर जल सकता है लेकिन उससे नीचे नहीं जलेगा। आगे बात समझ में, तो वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। इस समझने के लिए था, इसको उतारना नहीं है। पॉज करके लिख लीजिए वीडियो को। आगे देखिए हम लोग ज्वाला के बारे में जानते हैं। ज्वाला क्या है, तो ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। और देखिए एक और बात है, ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वाला निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एक अदैदीप्यमान ज्वाला और एक दैदीप्यमान ज्वाला। दोनों के बारे में बताएंगे। पहले ज्वाला समझते हैं, ये तो लिखने के लिए है एग्जाम, समझने के लिए सुनिए। जैसे देखिए मोमबत्ती है, अब मोमबत्ती के पास यदि एक माचिस की तीली को रगड़ के ले जाते हैं
तो देखिए क्या क्या होता है। एक माचिस की तीली को रगड़ के मोमबत्ती के पास आप ले जाइए, तो पहले से मोमबत्ती का जो मोम है ठोस अवस्था में रहता है, और जैसे ही आप माचिस के तीली को रगड़ के ले जाएंगे तो माचिस के तीली ठोस को द्रव में और द्रव से फिर गैस में परिवर्तित करने का काम करेगा। अर्थात जो माचिस के तीली है मोम को क्या करेगा, मोम जो ठोस अवस्था में पहले रहता है उसको पिघला के द्रव अवस्था में लेके चला जाएगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा, और गर्म करके द्रव अवस्था में जो मोम रहेगा उसको भी और आगे ले जाएगा, अर्थात गैसीय अवस्था में लेके चला जाता है। अब देखिए ऐसा मोम यहाँ है, द्रव अवस्था में यहाँ कर दिया, माचिस के तीली ले गए हैं तो यहाँ द्रव अवस्था में हो गया, फिर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल के ऊपरी उड़ना चाहता है। फिर से सुनिए, मोम पहले ठोस अवस्था में रहता है, फिर माचिस के तीली जैसे ही ले जाते हैं वह द्रव अवस्था में हो जाता है, और द्रव से फिर गैसीय अवस्था में बन के धीरे धीरे ऊपर उड़ना चाहता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, मोम के पास देखिए मान लीजिए माचिस के तीली है, इसको ले गए तो यहाँ से क्या होगा, यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और फिर द्रव से गैसीय अवस्था में बन के धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे मोम जब ठोस अवस्था में रहता है तो नहीं जलता है, ठोस से द्रव और द्रव से फिर गैस अवस्था में बन के जब ऊपर उड़ने लगता है तो यह जलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे मोम में ठोस मोम नहीं जल सकता, गैसीय अवस्था वाला जो मोम है वही जलता है। तो देखिए ये ठोस मोम नहीं जल सकता है, यहाँ पे गैसीय अवस्था में जो मोम है वह उड़ने लगते हैं, तो उड़ने के दरमियान ही जलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे आपको लगता है कि मोमबत्ती के अगल बगल का क्षेत्र जल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोम ही गैसीय अवस्था में उड़ के ऊपरे जाता है और वहाँ पे सब के सब मोम क्या होंगे, जलना प्रारंभ कर देते हैं। आपको लगेगा मोमबत्ती के ऊपर कुछ जल रहा है, लेकिन नहीं, वह मोम ही है जो गैसीय अवस्था में जाके वहाँ जलना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए ये सब मोम है गैसीय अवस्था में और यहाँ जल भी रहे हैं, तो यही जितना स्थान छेंकते हैं जलने में यही तो ज्वाला है। जैसे आप एक घर में लैंप को जलाते हैं, लैंप में बत्ती के ऊपर लगता है कि कुछ फेंक रहा है लौ की तरह, वही तो है ज्वाला। वह ऊपर ज्वाला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो लैंप का तेल है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होके बत्ती के ऊपर उड़ना चाहता है, और बत्ती के ज्यों ही ऊपर जाता है तो उड़ने के दरमियान ही वह जलना प्रारंभ कर देता है, जिससे आपको एक ज्वाला, एक क्षेत्र दिखाई देता है जिसको हम लोग ज्वाला कहते हैं। तो यहाँ देखिए मोमबत्ती के ऊपर जो इस तरह के जलता है, चाहे लाल रंग का हो, चाहे पीला रंग का हो, चाहे ब्लू रंग का हो, हम बताएंगे कौन कलर का होता है। जिस भी कलर का ऊपर ये सब जो क्षेत्र जल रहा है इसी को तो हम लोग कहेंगे ज्वाला। मोमबत्ती के ऊपर वाला क्षेत्र को क्या कह देंगे, ज्वाला कह देंगे। तो देखिए यही ज्वाला है। देखिए ज्वाला जो है से दो प्रकार के होता है, अदैदीप्यमान ज्वाला और दैदीप्यमान ज्वाला। अदैदीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं तो सुनिए, अगर जहाँ पे कोई वस्तु को हम जला रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन ढेर सारा है, ढेर सारा कहने का मतलब जितना चाहिए उतना, अगर हवा वहाँ है, पर्याप्त मात्रा में है, हवा के वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पे कोई वस्तु को हम जला रहे हैं तो उससे जो ज्वाला उत्पन्न होगा ना उसी को कहेंगे अदैदीप्यमान ज्वाला। और दैदीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं तो सुनिए, अगर हम किसी वस्तु को जलाना चाहें और वहाँ पे ऑक्सीजन उतना मात्रा में है नहीं और उसको जलाना हम प्रारंभ कर दिए तो उस वस्तु से जो ज्वाला निकलेगा उसी को हम कहेंगे दैदीप्यमान ज्वाला। मतलब ऑक्सीजन अगर अगल बगल भरपूर है तो वस्तु से निकलने वाला ज्वाला को अदैदीप्यमान ज्वाला कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ढेर सारा ऑक्सीजन नहीं है, ढेर सारा हवा नहीं है, जितना हम चाह रहे हैं उतना हवा नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में अगर हवा है तो वहाँ पे जो ज्वाला उत्पन्न होता है ना वस्तु से, उसको कहते हैं दैदीप्यमान ज्वाला। आगे बात समझ में, ये ऑक्सीजन ढेर सारा रहेगा तो उस समय जो ज्वाला उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अदैदीप्यमान ज्वाला, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा और वहाँ किसी पदार्थ से ज्वाला निकलता है तो उसको कहेंगे दैदीप्यमान ज्वाला। आज के लिए इतना ही रखिए।
तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पॉज करेंगे, इस फिगर को भी छाप लेंगे, ये सब लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही।